हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना डॉक्टर सतीश साहू आपके बीच उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में हमने वर्ण परिचय के अंतर्गत वर्णमाला क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज इस क्लास में हम वर्णोच्चारण स्थान की चर्चा करेंगे। वर्णोच्चारण स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण विषय बन जाता है क्योंकि अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसमें से 1 या 2 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आज की इस कक्षा में। वर्णोच्चारण स्थान था कि मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित, मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित, जैसे मुंह के अंदर जो हमारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, उनसे उच्चरित जो होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो ये देखिए आप, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं तो नंबर 1 पर ये जो हमारा है ये कंठ कहलाता है। इसको क्या कहेंगे, हमें कंठ कहेंगे। और कंठ से ऊपर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये तालु का स्थान आता है, इसको हम बोलते हैं तालु। और तालु हमारा 2 प्रकार का होता है, कोमल तालु होता है और इधर जो होता है एक कठोर तालु होता है। तालु 2 प्रकार का, कोमल और कठोर। और फिर उसके बाद यहाँ जब जाते हैं तो ऊपर की ओर होता है मूर्धा होता है, जिसको इंग्लिश में प्लेट भी बोलते हैं। प्लेट जो होती है वो मूर्धा। और मूर्धा के बाद जब श्वास वायु पहले कंठ है, कंठ से हमारे तालु में प्रवेश करेगी, तालु से इधर से घूमती हुई मूर्धा, और मूर्धा से फिर तालु, तालु के बाद अब आएगी दंत। यहाँ पर हमारे जो है ये दंत कहलाएंगे। और दंत के बाद ये ओष्ठ, ओष्ठ का मीन होठ होता है। तो इस प्रकार से हमारे मुख्य रूप से उच्चारण स्थान हुए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। 1 2 3 4 5। और वर्गीय जो वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो भी हमारे पास 5 ही वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कुचु टु तु पु, जिसको हमने बोला था, क्या बोला था, कु चु, कुचु टु तु पु, कुचु टु तु पु। इसका मतलब स्पर्श व्यंजन क से लेकर और मैं तक के कुचु टु तु पु हमने पढ़ा था, वो यहाँ से उच्चरित होते हैं। सबसे पहले क का स्थान होता है, तो क कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से। फिर च वर्ग होता है तालु से। तीसरे नंबर पर टू यानी कि ट वर्ग होता है मूर्धा से। चौथे स्थान पर आता है तू यानी त वर्ग दंत से। और 5वें स्थान पर पू का मतलब प वर्ग, ये ओष्ठ से। तो इसी प्रकार से क्रम चलेगा नीचे से 1 2 3 4 5। हवा जब हमारे अंदर से गले से आएगी और गले के बाद वो तालु से टकराएगी, तालु के बाद मूर्धा से, फिर तालु होती हुई दंत से और दंत के बाद ओष्ठ से निकल जाएगी। और इस प्रकार से मुख्य रूप से हमारे 5 होते हैं स्थान। यहाँ पर मैं बात करूँ उच्चारण स्थानानी, मैंने शब्द लिख दिया अष्ट। सामान्य तौर पर उच्चारण स्थान जो होते हैं वो 7 माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं, हाँ ये देखते हैं। कंठ, तालु, जो मैंने बताया था, कंठ, तालु अंदर की ओर होता है, अंगूठा लगा के हम घुमाते हैं। और एक इस तरफ की ओर जो होता है वो तालु होता है। फिर मूर्धा होती है और उसके बाद दंत और ओष्ठ, ये 5 जो हम मुख्य रूप से हैं। और छठा हमारा नासिका आ जाता है। उच्चारण जब कुछ आवाज़ हमारी नासिका से निकलती है तो छठा होता है नासिका। फिर 7वां जीवा मूल, जीवा का जो मूल होता है, जो जड़ होती है जीवा की, हमारे अंदर से जो उच्चरित करते हैं जीवा के मूल से, वो जीवा मूल कहलाता है। और ये जो छठा 8वां जो है, सामान्य तौर पर सभी में 7 स्थान बताए गए हैं, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम बात करें तो उन्होंने 8 स्थान लिए हैं उच्चारण स्थान। और 8वां कौन सा है, उर कहलाता। उर का मतलब हृदय। कई बार हम उच्चरित करते हैं, जोर लगाते हैं, अंदर से आता है, जैसे ब्रह्म, हम और मैं होता है, री होता है, हन होता है। तो यह है कि अंदर जो भी लगते हैं ये उर से जब जोर लगाकर बोलते हैं यहाँ से आवाज आती है, उर स्थानीय कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल। और 8वां जो हमने लिया वो था उर। अब कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है, एक बार सभी के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। कल हमने स्वर और व्यंजन के विषय में पढ़ा था। पहला जो लेते हैं, यदि हम इन सूत्र को याद कर लेंगे, इन पंक्तियों को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हम इसको बहुत अच्छे से कह पाएंगे, याद कर पाएंगे। यानी कि हम बता पाएंगे किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। देखिए पहला ही सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। यहाँ पर आप ध्यान देंगे अ, इसके बाद कु, हा,
और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कौन सा कहलाएगा? कंठ। क्या क्या बताइए फिर से देखिए। अ में हर्ष और दीर्घ दोनों आ जाते हैं, जिस प्रकार अ की जो भी फॉर्म होती हैं आ, या फिर जो प्लूत भी कई बार लेते हैं हम, तो किसी भी प्रकार का आकार है, आकार चाहे हर्ष हो, दीर्घ हो या प्लूत हो, सभी अ के अंतर्गत आ जाते हैं। कु का मतलब मैंने कल बताया था, कु का मतलब क्या था? क वर्ग क ख ग घ ङ, और ह लास्ट में जो आता ह, और विसर्जनीय नाम अर्थात विसर्गों का, ये विसर्ग होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है। दूसरा है ईचु यशानाम तालु, इसके अंतर्गत ई कौन सी? हर्ष और दीर्घ दोनों प्रकार की आ जाती हैं। ई चू से तात्पर्य है यहाँ, चू से तात्पर्य च वर्ग च छ ज झ य, ये सारे के सारे, और य से यकार अर्थात य का उच्चारण स्थान, और ये श का उच्चारण स्थान है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। फिर से देखिए, ईचु यशानाम, अब बोल के देखेंगे एक बार हम। च छ ज झ य स, च छ ज झ य स, और ई ये सभी का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? तालु कहलाएगा। आप देखिए यहाँ है, अब इनका क्रम यहाँ पर भी दूसरा है और यहाँ पर भी क्या है? दूसरा। अब तीसरा आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात रिकार दोनों आ जाती है, हर्ष दीर्घ, और टू से तात्पर्य हमारा फिर से था ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, और रकार र जो है र, श जो है श, षटकोण वाला श जिसको बोलते हैं हम। क्या क्या फिर से देखिए, हर्ष और दीर्घ री, टू का तात्पर्य है ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, और र, और इसके बाद ये षटकोण वाला श है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा, अर्थात इनको जब उच्चारित करते तो हमारी जीभ थोड़ी सी ऊपर लगती है। जब ईचु यशानाम हमने बोला था तो हमारे जो मसूड़े ऊपर वाले जो दांत हैं, दांत से ऊपर जो मसूड़े होते हैं, उनसे थोड़ा सा ऊपर होता है तालु, वहाँ हमारी जीवा टच करती है। लेकिन जब हम ऋतु रसाणाम बोलते हैं ट ठ ड ढ, तो उससे भी थोड़ा सा ऊपर है। जैसे ये था हमारा, अब पहले यहाँ लग रही थी, थोड़ा सा ऊपर की ओर लगेगी। जैसे यहाँ पर इधर की मैं बात करूँ तो तालु दंत से थोड़ा ऊपर चल के यहाँ टच कर रही थी हमारी जीवा, और अब मूर्धा बोलेंगे तो इससे थोड़ा सा आगे यहाँ टच करेगी। ऋतु रसाणाम मूर्धा, फिर से बोलिए, री ट ठ ड ढ ण श, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। मूर्धा में तो वैसे भी चोटी होती है, तो ऊपर की जब टॉप की ओर हमारी जीवा जाती है तो मूर्धन्य। अब कहेंगे हम चौथा, देखिए चौथा स्थान हमारा किसका आ जाता है? यहाँ पर दंत का आ जाता है। जब हमारी जीवा दंत को टच करती है, ये देखिए इस प्रकार से मैं दांत करूंगा और हमारी जीवा इनके बीच में टच करेगी, दोनों जहां पर दांत मिलते हैं दोनों इनके बीच में, इस प्रकार से हमारी जीवा टच करेगी ऐसे। तो इनको बोलेंगे हम ली तू। ली के बाद क्या आएगा? तू से तात्पर्य त वर्ग त थ द ध न, बोलेंगे त थ द ध न स। ल, ये देखिए ल भी इसी में है, स भी इसी में है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतः, अर्थात दांत होते हैं। अब यहाँ पर दंतः क्यों लिखा? क्योंकि ये बहुवचन है, एक दो से अधिक होने की वजह से दंत को क्या कहेंगे? हमें दंतः कहेंगे। फिर से देखेंगे इसको, ली तुलसा नाम दंतः, अर्थात ली तू से तात्पर्य त थ द ध न, ल स, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। और दंत के बाद हम आते हैं यहाँ पर ओष्ठ। हमारे जो होठ जो होते हैं ओष्ठ बोलते हैं। जब हमारी हवा अंदर से निकलती है और इनका ये एक्शन में होते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं हमारे होठ जो है वो एक्शन में होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो यहाँ से उच्चरित होंगे क्या क्या होंगे? उपोपदमानिया नाम ओष्ठौ, उपोपदमानिया नाम ओष्ठौ, अर्थात उकार दोनों ही उ आगे, यहाँ पर हर्ष और दीर्घ उ, और पू से तात्पर्य यहाँ पर देखो थोड़ी सी एक शंका, यहाँ बड़ा उकार लिया गया है। बड़ा उ में से हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पू जमा में उपदमानिया नाम उ पू। अब देखिए एक तो उ हो गया, एक पू हो गया, और उसके बाद
उपधमानिया नाम। उपधमानिया, उपधमानिया आपने पिछली कक्षा में देखे थे कौन से होते हैं, एक तो जीवामूल्य होते हैं, एक होते हैं उपधमानीय, अर्थात जब पा और फा से पूर्व अर्ध विसर्ग लगाते हैं हमें। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आप, मैं ऊपर बताता हूँ कि पा से पूर्व जब अर्ध विसर्ग होता है या फै से पूर्व जब अर्ध विसर्ग होता है तो ये सारे के सारे ये क्या कहलाते हैं, दोनों उपधमानीय कहलाते हैं। तो उपधमानीय और उ दोनों होते हैं हर्ष उ दीर्घ उ, दोनों उ, और पू से तात्पर्य प फ ब भ म, पूरे का पूरा प वर्ग। और उपधमानीय मैंने बताया जैसे कि प और फ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठऊ होठ होते हैं। यहाँ पर फिर से बात आ गई ओष्ठऊ, ओष्ठ क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि होठ दो होते हैं और द्विवचन होने की वजह से यहाँ पर ओष्ठऊ का प्रयोग किया गया है। और छठा नंबर जो हमारा आता है, अब ये तो थे 5, यहाँ से देखिए फिर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5, और 5 के बाद छठा स्थान किसका आता है, ये नासिका है हमारी। और कुछ वर्ण ऐसे होते जो नासिका से बोले जाते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है यमगणना नाम नासिका। हमने पढ़ा था क ख ग आदि में जो पंचम, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण था, कौन सा वर्ण, पंचम वर्ण था, कौन से थे उसमें ङ, ञ, अण, न, म, इसको हम यमगणना नाम नासिका। च एक शब्द दे दिया यहाँ पर च से तात्पर्य और, अर्थात हम ये जो थे अकुह विसर्जन या नाम कंठ, कंठ तो थे ही थे, क कुवर्ग जो था क ख ग घ ङ, यहाँ चू था च छ ज झ ये तालु, टू का था मूर्धा और तू दंता। ये तो जो थे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि से पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का बोला ही जाता था, लेकिन च से तात्पर्य और, अर्थात उसके अतिरिक्त मुंह के जो अंग थे च नासिका, और नासिका से भी उच्चारण करना है। कौन से य, म, ङ, अण, न, क्या ये म, ङ, अण, न, कौन से हो गए ये नासिका। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, नासिका। और च का मतलब और नासिका से, अर्थात जो इनके जो मूल जो थे उच्चारण स्थान जो थे उनसे तो उच्चरित होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नासिका का भी प्रयोग करते हैं। तो ये 6 हमारे मुख्य थे। अब हमारा इसके अतिरिक्त कुछ और भी हैं हमारे, और कौन से देखिए, एक होता है एदई तो कंठ, मैं नेक्स्ट उसमें बताता हूं आपको। तो हम इसमें 6 तक हमने 6 तक किया है, और 7वां हम देखते हैं। अब उच्चारण स्थान जो 7वां है वो कहता कि एदई तो कंठ तालु, एदई तो हो कंठ तालु, कि एत और ऐत, क्या बताया, एत ऐत, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। यानी कि हम कहेंगे ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु। अब कंठ तालु यहाँ पर क्यों लिया, दोनों ले लिए कंठ और तालु, क्योंकि ए किससे बना है, ए बना है ए जमा में ई, और ए का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ था, और ई का उच्चारण स्थान क्या था, तालु था। तो हमारे दोनों के हो गए, संयुक्त हो गए यहाँ पर कंठ और तालु, कि ए और आई इनका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। अगला है ओदौतो हो कंठोष्ठम, कि ओ और औत, ओत और औत, औत का मतलब औ, यानी कि ओ एवं औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ इन दोनों से बोले जाएंगे, दोनों से उच्चरित होंगे। क्यों होंगे, फिर वही बात आती है, दो से मिलकर बना है, ओ से, ओ दो से मिलकर बना है। जैसे उदाहरण के तौर पर आ जमा में ऊ से मिलकर ओ बन जाएगा, तो ए का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ था, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या था, ओष्ठ था। तो दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, ओ किससे बोला जाएगा, कंठोष्ठ से बोला जाएगा। इसी प्रकार औ का उच्चारण भी कंठ और ओष्ठ से होगा। अगला आता हमारा वकार से दंतोष्ठम। अब जो वकार बच गया, यानी कि वह जो है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, यानी कि दंते और ओष्ठ इन दोनों से मिलकर बना है, एक ही है इसमें वकार। और 10वां हमारा जीवामूल्य से जीवामूलम,
कि जीवामूल ये जो होते हैं उनका स्थान जीवामूल होता। जीवामूल ये कौन से होते हैं? क और ख से पूर्व जब अर्ध विसर्ग होता है तो ये अर्ध विसर्ग होते हैं, इनसे पूर्व क और ख से पूर्व ये क्या कहलाते हैं? जीवामूल कहलाते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? जीवामूल। जीवा के मूल से बोले जाएंगे, अर्थात हमारी जीवा की जो मूल होती है, जड़ होती है, जो अंदर गले का जो नीचे का जो हिस्सा होता है, जो लास्ट छोर होता है, वहां से बोले जाते हैं क ख, जीवा के मूल से बोले जाते हैं। नेक्स्ट हम ऊपर की ओर देखिए आप एक बार 11वां, अनुस्वार से नासिका के अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। आपको पता होगा अनुस्वार किसी भी स्वर के ऊपर लगता है, उसके बाद उच्चरित होता है, जैसे अ के बाद अनुस्वार हो या और किसी के बाद भी हो, तो ये अनुस्वार जो होता है इसका उच्चारण स्थान भी कौन सा होगा? नासिका, क्योंकि जो पंचम वर्ण था प्रत्येक वर्ग का यंगणम, उसी प्रकार इसका उच्चारण होगा नासिका से। और जो सबसे लास्ट जो उनमें नहीं है लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जिसका वर्णन किया गया है वो कौन सा हमारा? और इससे उरे है कि उरे, उरे जो होता है उर स्थानीय, जैसे कि ये बताया था मैंने लास्ट में आपके कि हम, हन, हरी, ये इस प्रकार के और भी होते हैं। ह के अंदर जो अंदर छुपे हुए होते हैं, इनका उच्चारण स्थान उर होता है, अर्थात हृदय जोर लगता है। हम जब इनको बोलते हैं हम तो अंदर से आवाज आती है, तो वो क्या कहलाएंगे? उर स्थानीय कहलाएंगे। तो हमने इस प्रकार से टोटल 12 पढ़े। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। कंठ से कौन से? अकुह विसर्जनिया नाम कंठ कि अकुह विसर्जनिया नाम में क्या क्या आएगा? एक बार साफ कर लेते हैं हम बोर्ड को।